गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। आज के इस क्लास में हम आप लोग के साथ बात करने वाले हैं वैकल्पिक विषय और उससे संबंधित रणनीति के ऊपर। ठीक है, चूँकि मेरा जो फोकस रहेगा वो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जल्द ही अपने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की पाठ्यक्रम को लेकर के आने वाली हूँ, जो कि हमारे वर्ष 2022 और 2023 के यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चूँकि हिंदी साहित्य एक साहित्यिक विषय है, इसमें करंट अफेयर की अपडेशन की कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये जो हमारी क्लास रहेगी वो आगामी वर्षों के लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, पिछला जो मैंने आपको रणनीतिक एक क्लास दी थी पिछले क्लास में, जिसमें आप लोगों ने यूपीएससी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मेरा जो सिलेबस है, मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, उसका मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। इसी के साथ ही आज का उसी इंट्रोडक्शन क्लास और स्ट्रैटेजिकल क्लास की अगले क्रम में आज मैं आप लोगों के साथ वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की रणनीति को लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उसके वैकल्पिक विषय के रणनीति और उसके स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ने से पहले, हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को समझने से पहले हम ये सबसे पहले ये जानेंगे कि वैकल्पिक विषय की आवश्यकता और उसकी महत्ता कितनी है हमारे यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया कि मेंस में हमारे कुल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस जो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम है, यूपीएससी सीएससी में मेंस की मुख्य परीक्षा के 9 प्रश्न पत्र होते हैं, 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला तो निबंध का होता है, दूसरा जीएस पेपर 1, तीसरा जीएस पेपर 2, फिर जीएस पेपर 3, फिर जीएस पेपर 4, ये मिला के कुल 5 पेपर हो गए। उसके बाद वैकल्पिक विषय के 2 पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको मिला करके 7 पेपर हो गए। उसके बाद 2 हमारे क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, एक जनरल हिंदी और दूसरा जनरल इंग्लिश। ठीक है, हिंदी चूँकि हम उत्तर भारत में रहते हैं, यूपी बिहार राज्य जहाँ की ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज एक तरीके से हिंदी ही है, तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, इसीलिए हम हिंदी यानी कि अपनी जो भाषा वाले सेक्शन में हिंदी को चयन करते हैं। अदर रीजन के लोग अपनी अपनी भाषाओं का चयन करते हैं। इसका वर्णन भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। जो 22 भाषाएं हैं इस 8वीं अनुसूची में, उन्हीं में से किसी भी एक भाषा को हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम उत्तर भारत में रहते हैं, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो जनरल हिंदी रहेगा। इस प्रकार से कुल 9 प्रश्न पत्र होते हैं मुख्य परीक्षा के एग्जाम में, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसी में से आज हम बात करने वाले हैं वैकल्पिक विषय की, जिसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, वैकल्पिक विषय पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, उसके पहले हम जानेंगे कि एक आंकड़े को हम देखते हैं। ठीक है, चूँकि हिंदी साहित्य हमारा जो मेरा सब्जेक्ट है, तो उसी को लेकर के मैं आज की रणनीति के ऊपर पूरी चर्चा करूंगी। मेन फोकस जो रहेगा वो हिंदी साहित्य के ऊपर ही रहेगा। इसीलिए मैंने हिंदी साहित्य विषय से हिंदी माध्यम में सबसे अच्छे रैंक अभी तक अगर किसी भी एस्पिरेंट ने लाया है तो वो है निशांत जैन जी, जिन्होंने 2014 में यूपीएससी में 13वां रैंक प्राप्त किया था। ठीक है, और उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिंदी साहित्य ही था। ठीक है, जिसमें उन्होंने 313 नंबर उन्होंने प्राप्त किए थे। 313 नंबर हिंदी साहित्य में उन्होंने प्राप्त किया था, और ऑल ओवर उनका यूपीएससी सीएससी की रैंकिंग 13 थी, जो कि हिंदी माध्यम की सबसे ज़्यादा रैंक रही है अब तक की। ठीक है, इसीलिए चूँकि वो मेरे ही सब्जेक्ट के ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैंने उन्हीं के ईयर की यानी कि वर्ष 2014 के ही आंकड़े यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, कंपैरिजन किया है। ईरा सिंघल मैम जो कि इंग्लिश मीडियम से थी, 2014 की टॉपर थी, वो फर्स्ट रैंक उनका था, और निशांत जैन सर जो कि हिंदी मीडियम के टॉपर थे 2014 के ही, जिनका 13 रैंक था। इन दोनों लोगों के जितने भी एक एक पेपर के नंबर रहे हैं, उनके पूरे आंकड़े, पूरे कैलकुलेशन को हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो जरूरी है, आवश्यक है कि आप ये जानें कि हिंदी माध्यम की मोटे मोटे तौर पर एक
संभावित नंबर क्या हो सकती हैं, कौन से प्रश्न पत्र में कितने मार्क्स हिंदी माध्यम में आप गेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये जो अनुमान है वो यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस रैंक तक के लिए यहाँ पे हम अपना लेकर के टारगेट चलेंगे, ठीक है, कि कितना संभावित अंक हम किस पेपर में प्राप्त करें जिससे हम यूपीएससी में आईएएस रैंक तक पहुंचने के लिए सक्षम हो सकें, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज का हमारा पूरा क्लास रहेगा, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम, और यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि कुछ आंकड़े मैं आप लोग के सामने दूंगी, कुछ तथ्य रखूंगी मुख्य परीक्षा और हमारी वैकल्पिक विषय से संबंधित, उसके बाद ही मैं अपने ऑप्शनल के ऊपर मतलब आऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें आगे, इसके क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ आंकड़े आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ उनके पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, पिछले स्ट्रेटेजिकल क्लास में भी मैंने बताया था, ये 3 स्टेप में होता है, जिसमें हमारा शामिल है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ओके, तो ये हमारा पूरा पैटर्न है हमारे यूपीएससी के एग्जाम का। प्री, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा, और इंटरव्यू, ठीक है। ये हमारा 3 स्टेप है यूपीएससी के एग्जाम का। ओके, तो इसमें इन तीनों के ऊपर डिटेल डिस्कशन हमने किया था अपने पिछले स्ट्रैटेजिकल वाले क्लास के ऊपर, ठीक है। जो हमारा पिछला रणनीतिक क्लास था उसमें मैंने इन तीनों को अच्छे से एक कंसाइज रूप में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ओके, तो इसी में अगर हम देखें तो ये जो तीनों पेपर हैं, ये पूरे के पूरे 2000 ये पूरा पेपर 2025 नंबर का कंडक्ट होता है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे जीएस में, एसए में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके वैकल्पिक विषय और इंटरव्यू की। तो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीएस का है। ओके, यहाँ पे ये हुआ जीएस का पार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे ये रहा हमारा एसए का, ठीक है, निबंध का पार्ट। ओके, उसके बाद ये रहा इंटरव्यू, और ये रहा हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो जीएस का जो पूरा पेपर है वो 1000 नंबर का होता है, ठीक है। 250 नंबर के 250 ईच 4 पेपर यहाँ पे जीएस के कंडक्ट होते हैं, जो ऑल ओवर 1000 नंबर का होता है। निबंध हमारा 250 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, और हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 500 नंबर का होता है, जिसमें 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, तो ये 2025 नंबर का ये हमारा पूरा यूपीएससी का पेपर का पैटर्न है, जिसमें कि 500 नंबर का ऑप्शनल, 275 नंबर का इंटरव्यू, 1000 नंबर के जीएस के 4 पेपर और 250 नंबर का एसए का पूरा ये मतलब पेपर होता है। इस प्रकार से
25 नंबर पे हमारी पूरी लास्ट में जो मेरिट बनती है, हमारी लास्ट मेरिट, वो इसी के बेस पे बनती है। ठीक है, जहां से हमें यूपीएससी, सीएससी की रैंकिंग हमें प्राप्त होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे आंकड़ों के हिसाब से, जैसे कि 2014 के मैं आंकड़े यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे चार्ट आप लोग के सामने ही बनाऊंगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे ईरा मैम थी, ईरा सिंघल मैम, जो कि 2014 की टॉपर रही हैं 2014 बैच की, और निशांत जैन, चूंकि वो हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट रहे हैं और साथ ही साथ वो अब तक हिंदी माध्यम में सबसे अधिक रैंक पाने वाले, 13वां रैंक पाने वाले एक एस्पिरेंट रहे हैं। इसीलिए मैं उन्हीं का डाटा उठाऊंगी ताकि आप एक तरीके से समझ सके कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आपको हमेशा आंकड़े हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के ही देखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाहे आप कितना भी कह लें, जो डिफरेंस है वो है। ठीक है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में जो डिफरेंस है वो कभी नहीं जा सकता है, वो रहेगा ही एज इट इज। इसीलिए आप हमेशा जो भी आंकड़े देखें वो हिंदी माध्यम के परिप्रेक्ष्य में ही देखें और उनका कंपैरिजन करें इंग्लिश माध्यम से। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि दोनों में कितना डिफरेंस है और कितना क्या है। ओके, तो ये रहा हमारा एक पैटर्न जिसको हमने ब्रीफ में देखा, संक्षिप्त में। आगे हम बढ़ेंगे चार्ट के ऊपर। 2014 का जो चार्ट हम यहाँ बनाने वाले हैं, हम इसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। तो सब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो जो प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पत्र की। ठीक, उसके बाद हम ईरा सिंघल मैम का यहाँ पे उनके किस प्रश्न पत्र में कितने नंबर रहे हैं इसको हम देखेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे निशांत जैन सर की। ओके, ईरा सिंघल मैम जो कि फर्स्ट रैंकर होल्डर थी 2014 की, और निशांत जैन सर थे 13वीं रैंक पे, जो कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट थे और हिंदी माध्यम में उस वर्ष के ये टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से हिंदी माध्यम के टॉपर एस्पिरेंट रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ और ये 2014 बैच का पूरा ये आंकड़ा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे निबंध की। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जिस प्रश्न पत्र की, वो है निबंध का। ठीक है, निबंध यानी कि ऐसे का जो पेपर था, उसमें अगर हम देखें तो ईरा सिंघल मैम जो थी उन्होंने 160 नंबर पाया था इसमें, और निशांत जैन सर ने भी 160 नंबर ही हासिल किया था निबंध के पेपर में। ठीक है, यानी कि दोनों लोगों का निबंध में एक समान ही नंबर था। उसके बाद अगर हम देखें इनका जीएस के पेपर में, ठीक है, जीएस के पेपर में अगर हम इनका नंबर देखते हैं तो जीएस में हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 सेकेंड, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ठीक है, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में निशांत जैन का 89 नंबर था।
ओके। जीएस पेपर 1 में निशांत जैन सर ने 89 नंबर हासिल किए थे और ईरा सिंघल मैम ने 103 नंबर हासिल किया था ईरा सिंघल मैम ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जीएस पेपर 2 की, जो कि हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सब से संबंधित है। तो उसमें ईरा सिंघल मैम ने 122 नंबर हासिल किया था। 1 सेकेंड। एक 122 मार्क्स हासिल किया था और निशांत जैन सर ने 88 मार्क्स। ओके, तो जीएस पेपर 2 में ईरा सिंघल मैम ने 122 और निशांत जैन सर ने 88 नंबर प्राप्त किया था। उसके बाद हम बात करें जीएस पेपर 3, जो कि इकोनॉमी और साइंस टेक से संबंधित है। तो यहाँ पे ईरा सिंघल मैम ने 95 नंबर हासिल किया था। ओके, और निशांत सर ने यहाँ पे 77 मार्क्स अचीव किया था। ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों लोगों का, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम। ये हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं, ये इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट रही हैं। आप हर पेपर में इनके नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद फिर पेपर 4 की बात करें तो ईरा सिंघल मैम ने 135 मार्क्स अचीव किया है जीएस पेपर 4 में, एंड 124 मार्क्स निशांत सर ने एथिक्स के पेपर में गेन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा नंबर इनका दोनों लोगों का इसी में रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 में ईरा मैम ने 103 नंबर गेन किया, वही निशांत सर ने 89, चूँकि ये टॉपर हैं, 13वीं रैंक पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना नंबर यहाँ पे गेन किया है। जीएस पेपर 2 में इनका 122 नंबर है और निशांत सर का 88 नंबर है। जीएस पेपर 3 में इनका 95 नंबर है और निशांत सर का 77 नंबर है। ठीक है, जीएस पेपर 4 में इनका 135 है और निशांत सर का 124 नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका अगर हम सम निकालें, ठीक है, इसका टोटल अगर हम देखेंगे तो जीएस के टोटल में, ठीक है, टोटल नंबर जीएस का, हम यहाँ पे सिर्फ जीएस का टोटल कर रहे हैं, निबंध का नहीं। निबंध का 160 नंबर यहाँ पे आप रहने दीजिए। तो अगर हम जीएस में इनका टोटल करेंगे तो जीएस में इनका 450 नंबर है। ओके, ईरा सिंघल मैम ने, सॉरी एक मिनट, 450 नहीं, 455, सॉरी 455 मार्क्स हैं ईरा सिंघल मैम के जीएस में। सिर्फ जीएस के चारों पेपर को अगर हम देखें, इन 4 पेपर को, तो ईरा सिंघल मैम के 445 यानी टोटल जीएस की जो मार्क्स है, ठीक है, वो ईरा मैम के 455 हैं, 455 हैं, और वही निशांत सर का 378 हैं, 378 मार्क्स। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 9 8 17 7 14 14 8 4 18 18 8, फिर इसी प्रकार से ये 378 मार्क्स यहाँ पे निशांत सर के जीएस के चारों पेपर में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निबंध में दोनों एस्पिरेंट ने सेम नंबर गेन किया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नंबर है, इतना ज़्यादा नंबर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी भी एस्पिरेंट को। बहुत ही कम ही एस्पिरेंट है जो 140 को क्रॉस करते हैं, ठीक है, निबंध में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है दोनों लोगों का। उसके बाद जीएस में आप लोगों ने देखा कि कितना डिफरेंस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, कितना ज़्यादा है। पेपर 1 में जहाँ इन्होंने 103 पाया है, वहीं ये मात्र 89 नंबर, चूँकि ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये टॉपर है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों मीडियम में। उसके बाद जीएस पेपर 2, जो कि आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होता है, 122 नंबर इसमें पाए हैं इन्होंने, ईरा मैम ने,
और सिर्फ 88 नंबर पाया है निशांत सर ने। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि कितने नंबर का अंतर है, यहीं से पता चल जाता है एक गैप। ठीक है, चूंकि जीएस पेपर 2 करंट ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा करंट से रिलेटेड है। आईआर का सेक्शन हो गया, स्कीम्स की हो गई, प्लानिंग की हो गई, तो इन सब काफ़ी ज़्यादा करंट अपडेटेड हैं। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि सोर्सेज काफ़ी ईजिली अवेलेबल होती हैं, सटीक होती हैं, टू दी पॉइंट होती हैं, चूँकि हिंदी मीडियम में ये चीज़ें बल्कि हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं फिर भी उसके बावजूद भी निशांत सर का काफ़ी सही नंबर है जीएस पेपर 2 में। उसके बाद हम देखें जीएस पेपर 3, जो कि उससे भी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, जीएस पेपर 2 से कहीं ज़्यादा करंट ओरिएंटेड जीएस पेपर 3 है। उसका चाहे आप इन्वायरमेंट का सेक्शन लीजिए, चाहे साइंस टेक का सेक्शन लीजिए, चाहे आप इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा बल्कि है करंट के मामले में। ठीक है, तो वहाँ पे इनका काफ़ी कम नंबर है, ईरा मैम का भी 95। ठीक है, और निशांत सर का 77 मार्क्स हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम नंबर है जीएस पेपर 3 में। उसके बाद एथिक्स आप सभी जानते हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर है, कॉन्सेप्ट के ऊपर है, दर्शन है, फिलॉसफी है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा एथिकल जो है, ये एथिक्स का पेपर पूरा बेस्ड है। तो ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरी होती है, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके के अपडेशन की उतनी ज़्यादा महत्ता नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल एक सेक्टर है ये जीएस पेपर 4, जहाँ पे ठीक ठाक सा नंबर, अच्छा खासा नंबर 135 नंबर ईरा मैम का है, और वहीं 124 नंबर निशांत सर का है। ठीक है, तो इन्हीं चारों नंबर का सम अगर आप देखें यहाँ पे, तो ऐड करने पे 455 नंबर जीएस में ईरा मैम का और 378 नंबर जीएस में निशांत सर का यहाँ पे इन्होंने गेन किया है। ठीक है, तो ये रहा इनका यहाँ तक का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इन दोनों के उसमें, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वैकल्पिक विषय की। ठीक है, वैकल्पिक विषय की अगर हम बात करें ऑप्शनल की, 1 सेकेंड, अगर हम वैकल्पिक विषय की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे 1 सेकेंड, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आप बात करें इसमें, तो ईरा सिंघल मैम का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। ओके, उन्होंने भूगोल विषय से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था उसी और उसके बाद जो हमारे निशांत सर हैं, निशांत सर ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट हैं, इसीलिए मैंने 2014 के आंकड़े देखे, क्योंकि वो हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट, हिंदी माध्यम के, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक होल्डर रहे हैं हिंदी मीडियम में, इसीलिए मैंने यही आंकड़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनका, ईरा सिंघल मैम का। तो ईरा सिंघल मैम ने जीएस के एक पेपर फर्स्ट में 168 मार्क्स गेन किए थे। ओके, जो भूगोल विषय का ऑप्शनल का प्रथम प्रश्न पत्र था, उसमें 168 मार्क्स इन्होंने अचीव किया था, और जीएस पेपर 2 में इनका 137 था। सॉरी, ऑप्शनल के पेपर 2 में इनका 137 था, सॉरी 137 मार्क था। ओके, उसके बाद हम बात करें निशांत सर की। निशांत सर का वैकल्पिक विषय में काफ़ी अच्छा नंबर था। उन्होंने जीएस पेपर 1 में 166 और जीएस पेपर 2 में 147 मार्क्स गेन किए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। इन्होंने पेपर 1 में 168 मार्क्स गेन किए ईरा मैम ने, और पेपर 2 में 137 मार्क्स गेन किए, और निशांत सर ने 166 मार्क गेन किए, और पेपर 2 में 147 नंबर इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, फिर यही इनका जो सम हो जाता है टोटल 305। ओके, 305 नंबर ईरा मैम ने वैकल्पिक विषय में प्राप्त किया है, और हमारे निशांत सर ने 313 नंबर वैकल्पिक विषय में वर्ष 2014 में हिंदी साहित्य में प्राप्त किया था। ठीक है, इनका ज्योग्राफी था और इनका हिंदी था। ठीक है, वैकल्पिक विषय, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ओके,
अब अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमने देखा, पहले निबंध को देखा, फिर जीएस के चारों पेपर को देखा, उसके बाद हमने वैकल्पिक विषय के नंबर को देखा। अगर हम निबंध और जीएस के चारों पेपर और वैकल्पिक विषय, इन तीनों को अगर हम देखें, ठीक है, इन तीनों के नंबर को अगर हम ऐड करें तो जो मेंस का जो नंबर बनता है वो ईरा मैम का पूरा 920 नंबर बनता है। ओके, अगर हम इसको यहाँ से टोटल करते हैं तो टोटल नंबर इन मेंस, ठीक है, टोटल मेंस 920 नंबर ईरा मैम का यहाँ पे बनता है, और वहीं निशांत सर का यहाँ पे 851 नंबर पूरा बनता है। ठीक है, यानी कि निशांत सर ने मेंस में 851 नंबर प्राप्त किए और ईरा मैम ने 920 नंबर हासिल किए। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने में कितना, निबंध 250 नंबर का होता है, जीएस के चारों पेपर 1000 नंबर के होते हैं और ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, यानी कि 1750 में से, ठीक है, 1750 में से ये टोटल 920 ईरा मैम का रहा है और टोटल 851 निशांत सर का रहा है 1750 में से। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इंटरव्यू के नंबर की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू का, अगर हम इनका देखें, ठीक है, अगर हम इनके इंटरव्यू के मार्क्स को देखें, इंटरव्यू का अगर हम इनका मार्क्स देखते हैं तो इसको आप यहाँ कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये सम ऑफ दी मेंस है। ओके, सॉरी, मेंस का पूरे नंबर का ये मार्क्स है, ये 920 ईरा मैम का और 851 ये निशांत सर का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके इंटरव्यू में इन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए उसके ऊपर। तो 162 नंबर ईरा मैम ने प्राप्त किया था, किसमें, इंटरव्यू में, और 150 नंबर निशांत सर ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू में इन लोगों के नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक ठाक से नंबर ही रहे हैं। तो इनका ईरा मैम का 162 था और निशांत सर का 150 था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कमाल किया है वो ऑप्शनल में और निबंध में किया है। ठीक है, ऑप्शनल में इतना ज़्यादा नंबर हासिल करना, 300 प्लस नंबर, उसके बाद निबंध में 160 नंबर दोनों एस्पिरेंट का, यहीं से इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आगे कर लिया। ठीक है, मेंस में भी इन लोगों के काफ़ी सही नंबर रहे हैं। तो इस प्रकार से इंटरव्यू में कम नंबर होने के बावजूद इन्होंने अपनी रैंक अच्छी खासी हासिल कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम टोटल नंबर देखें, ठीक है, टोटल अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑल ओवर यूपीएससी का, हम अगर 2025 नंबर की इनकी मार्किंग देखेंगे, इनके मार्क्स देखें, तो टोटल इनका अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ईरा सिंघल मैम का टोटल हो जाता है 1082, ठीक है, 1082 और निशांत सर का 1001। ठीक है, यहाँ पे टोटल ईरा मैम ने 1082 नंबर हासिल किए थे पूरा 2014 के यूपीएससी के 2025 नंबर में से, और निशांत सर ने 1001 नंबर हासिल किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 81 नंबर का डिफरेंस है। ओके, टोटल 81 नंबर का डिफरेंस है दोनों एस्पिरेंट के बीच में, और ईरा मैम का रैंक 1 था और निशांत सर का रैंक 13 था। ठीक है, और ये अपने हिंदी माध्यम के अब तक के सबसे अच्छे रैंक हासिल करने वाले एस्पिरेंट रहे हैं। क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, यहाँ पे आप इनमें 100 नंबर और बढ़ा दीजिए, आज के जो एस्पिरेंट हैं, अब जो हमारे टॉपर्स हो रहे हैं, वो लगभग 1100 प्लस नंबर गेन कर रहे हैं। ठीक है, 1150, 1160, 1165, 1164, मतलब ऐसे नंबर वो हासिल कर रहे हैं। तो अगर अब आपको टॉपर की स्थिति में आना है तो आपको कम से कम 1100 प्लस तो होना चाहिए अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर चूंकि आप एक मोटा एक अनुमान लगा के अगर चलेंगे कि आपको आईएएस का रैंक हासिल करना है, आईपीएस का रैंक हासिल करना है, आपको सिविल सर्विस में
IAS का पद चाहिए तो आप मोटा मोटा अंदाजा लगाइए कि आपको 1050 नंबर से के आसपास आपको लाना ही लाना है। ठीक है, ये डेटा मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको ये पता रहे कि आपको मतलब क्या कंपैरिजन करना है, कितना आपको गेन करना है कि आप अपने आप को जहां देखना चाहते हैं। क्योंकि 2014 में इतना लाने पे ये टॉपर थे, ठीक है, लेकिन आज के डेट में अगर आप 1082 1000 प्लस नंबर लाते हैं तो आप यूपीएससी में IAS के रैंक तक पहुंचते हैं। ठीक है, आपका 80-90 कोई सा भी रैंक आ जाएगा जिसमें आप अपना क्या कहते हैं कि IAS का आप रैंक अपना गेन कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर IAS आप बनेंगे इतना नंबर अगर आप लाते हैं तो आज के डेट में। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो इन्हीं में 100 नंबर और ऐड कर लीजिए, फिर आप टॉपर में आ जाएंगे, टॉप 10 टॉप 5 में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा ये पैटर्न जिसको कि हमने समझा। इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इस पूरे आंकड़े का जो मोटा मोटा कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अगर आपको मतलब कि अच्छा IAS का पद चाहिए, IAS के रैंक तक अगर आपको आना है, ठीक है, तो आपको निबंध में कम से कम 140 नंबर तो पाना ही पाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम साइड करते हैं तो एक कंक्लूजन जो निकल के आता है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में ऐसे में आपको कम से कम 140 प्लस आपको रहना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इससे कम है तो बेकार है। 140 नंबर पाना बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपको यूपीएससी में IAS के रैंक तक आना है। ठीक है, उसके बाद GS पेपर फर्स्ट, अगर हम GS पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें आपको 90 प्लस रहना ही है। ठीक है, 90 से कम नहीं होना चाहिए, 90 से कम आपका नंबर नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें GS पेपर 2 की, तो GS पेपर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, तो इसमें भी आप इतना जान के चलिए कि GS पेपर 2 के लिए भी आपको कम से कम 110 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, 110 तो काफ़ी हो जाएगा, GS पेपर 2 में इतना लाना ही बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे इसको हटाइए, आप यहाँ पे पहले आप GS पेपर 4 को देख लीजिए क्योंकि सब अच्छे नंबर इसी में आते हैं। एक तो GS पेपर 1 हो गया, दूसरा आप यहाँ पे GS पेपर 4 को लीजिए। ठीक है, GS पेपर 4 में कम से कम 110 प्लस आपको होना ही चाहिए। अगर आप 110 प्लस अंक हासिल करते हैं GS पेपर 4 में और 90 प्लस अंक हासिल करते हैं GS पेपर 1 में, तभी आपका जो अंक है वो ठीक ठाक माना जाएगा IAS रैंक तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें GS पेपर 2 एंड 3 की, तो यहाँ पे आप देखिए इसी में सबसे कम नंबर एस्पिरेंट्स के आते हैं, सबसे लो। ओके, सबसे ज़्यादा लो अगर अंक किसी को हासिल होते हैं तो GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 में ही हासिल होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो विषय हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये करंट ओरिएंटेड हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की आवश्यकता है और हिंदी मीडियम में तो खास करके इन दोनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा गिरावट होती है रैंक में। ठीक है, नंबर सबसे कम इसी में गिरते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं 2 पेपर में गिरते हैं। तो अब चूंकि अब क्या है कि आपको रणनीति अपनी क्या बनानी है, जिन पेपर्स में आपको पता है कि वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जैसे कि पेपर 1 हो गया, पेपर 4 हो गया, ऐसे हो गया, ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल हैं यहाँ पे आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, तो आप इतना तैयारी रखिए अच्छी से अच्छी कि इसमें आप इनके कम जाइए मत। ठीक है, इनको आप इतना तैयार कर लीजिए कि इनका जो ये टारगेट है 90 और 110 और 140 का, आप इससे नीचे जाइए ही मत। ठीक है, उसके बाद आप इनको प्रेफरेंस दीजिए और इसमें कम से कम आप इतना ध्यान रखिए कि 85 प्लस आपको होना ही है। ठीक है, GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 में आप इतना टारगेट रखिए मेंस में कि 85 प्लस आपको होना ही है एनी हाउ, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं आप यहाँ यूपीएससी में IAS रैंक के लिए आप एलिजिबल होंगे, उसके लिए आप सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वैकल्पिक विषय की, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ऑप्शनल की अगर हम बात करें
ऑप्शनल की अगर हम देखें तो आपको ऑप्शनल में 275 प्लस एक अच्छा अंक माना जाता है, ठीक है। 275 नंबर से ज़्यादा अंक लाना ऑप्शनल में किसी भी विषय में एक अच्छा अंक माना जाता है कि आप ऑप्शनल में आप ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो टारगेट है आपको आईएएस रैंक का पद दिलाना, उतने के लिए एलिजिबल सक्षम बनाना, तो आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि आपको 300 प्लस, ओके, 300 प्लस से कम जाना ही नहीं है ऑप्शनल के विषय में, ठीक है। 300 प्लस जाना ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा जीएस का भले 1000 का पेपर होता है, ठीक है, 1000 का पेपर भले जीएस का हो, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा ला सकते हैं 350 प्लस नंबर, ठीक है। 1000 में से 350 प्लस नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है जीएस में, ठीक। और ऐसे में 250 में से 140 प्लस लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा विषय जो कि 500 नंबर का है, और ये चूंकि आप अपने पसंद से चयन करते हैं, जीएस का जो पेपर है वो सभी के लिए सेम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर जो भी है वो सबके लिए सेम है, उसमें चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या इंग्लिश माध्यम का हो, कोई भी चॉइस की, चयन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल एकमात्र ऐसा विषय है जहाँ पे आपको चुनने का मौका मिलता है। आपको चुनना है कि आपको क्या लेना है, आपको अपना विषय लेना है, ना कि किसी और के कहने से कोई भी विषय लेना है। यहाँ पे पूरी आपको स्वायत्तता है कि आप कौन सी विषय पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ना क्या क्या है उस विषय में ये तो यूपीएससी बताती है, ठीक है। यहाँ आप स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप स्वायत्त हैं ये लेने के लिए कि आप कौन सा विषय पढ़ेंगे। स्वतंत्र नहीं है कि आप उसमें कितना पढ़ेंगे, हम 2 लाइन पढ़ेंगे, ये इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है, बल्कि आप स्वायत्त हैं कि आप अपने विषय का चयन कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी अथॉरिटी है ऑप्शनल को चयन करना। बाकी किसी भी पेपर में चयन की कोई गुंजाइश नहीं है, एकमात्र ऑप्शनल वैकल्पिक विषय ही ऐसा प्रश्न पत्र है जिसे आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 300 प्लस मार्क्स से नीचे का आप टारगेट ही मत रखिए, 300 प्लस आपको लाना ही लाना है। अगर आपको आईएएस बनना है, डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है तो, ठीक है, वकालत जमाना है तो आपको 300 प्लस नंबर लाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों की बात की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। चूँकि हम हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म लेके आए हैं हिंदी माध्यम को टारगेट करके, तो हिंदी माध्यम के कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सेलेक्टेड सब्जेक्ट फॉर दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हिंदी माध्यम के लिए कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जिनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी नहीं, ये ध्यान रखिए, हम लोग जो जीएस में पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था, लेकिन ऑप्शनल में हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद हमारा सोशियोलॉजी हो गया, समाजशास्त्र, ठीक है, सोशल साइंस। उसके बाद हमारा हो गया हिंदी साहित्य, जो कि मेरा विषय है, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी अच्छे से, काफ़ी डिटेल से भी इसके सिलेबस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी लिटरेचर, ओके। उसके बाद आता है हमारा एक विषय और है जो कि काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी साहित्य। मोटे मोटे तौर पे इतने ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि इतना ही आप मान के चलिए कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अंकदायी विषय हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ऑप्शनल विषय, चूँकि लोग कहते हैं चयन का विषय है, चयन का विषय आपको चुनना है तो आप हमेशा ये सोच के चुनिए कि आपको वही विषय लेना है जो आपको सर्वाधिक अंक प्रदान करे, ठीक है। अगर आपको कोई विषय पसंद है और उस पसंद के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो उसको मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको इकोनॉमी बहुत पसंद है और आपको पता है कि आपको हिंदी मीडियम में इकोनॉमी में अच्छा नंबर गेन करना बहुत ही टफ है, तो इकोनॉमी लेना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। आपको पसंद है आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, आईएएस बनने के बाद पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको
आपका एक ही टारगेट है, एनी हाउ आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो आप चाहते हैं उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे आपको पसंद नापसंद, रुचि अभिरुचि नहीं देखना है। आपको यहाँ सिर्फ एक चीज़ देखना है कि हम क्या करें जिससे हमें नंबर मिले। ठीक, आपको नंबर लेना है और कुछ नहीं करना है। आप इन्हीं में से कोई एक विषय चुन सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर देंगे, कम से कम 290 प्लस तो दे ही देंगे। ठीक है, 300 प्लस नंबर आप इनमें गेन कर सकते हैं। मानते हैं कि एक बार ज्योग्राफी में आप इतना नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा इंग्लिश मीडियम में लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हिंदी मीडियम में वो ट्रांसलेटेड होता है तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी काफ़ी प्रचलित ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसीलिए ज्योग्राफी में 275 प्लस नंबर बहुत ही अच्छा माना जाता है, लगभग 280-85 के आसपास होना। ठीक है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो अब तक हिस्ट्री में हाईएस्ट 310 नंबर स्टूडेंट ने पाए हैं। 310 से 12 नंबर एस्पिरेंट ने हिस्ट्री में गेन किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप अच्छे से रणनीति बनाकर अच्छी प्लानिंग के साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इतिहास में 300 प्लस नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इतना भी आसान नहीं है, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, तब आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आसानी से 300 प्लस आप जा सकते हैं। वही पॉलिटिकल साइंस में भी आपको 285 290 प्लस आप अच्छे से गेन कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो। उसके बाद अगर बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य सबसे अधिक अंकदायी विषय है हिंदी माध्यम में अगर आप देखें तो। ठीक है, सोशल साइंस भी इसी प्रकार से काफ़ी अंकदायी है। सोशल साइंस, सोशियोलॉजी काफ़ी एस्पिरेंट चयन करते हैं जो कि हिंदी माध्यम से हैं, क्योंकि ये एक तो कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सरल है, सहज है, तो इसीलिए लोग इसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अपडेशन की कोई खास उतनी गुंजाइश नहीं है। हालांकि थोड़े बहुत अपडेशन हर विषय में होते हैं, पूरे तरीके से ऐतिहासिक कोई भी नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको थोड़ा बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, तो इसी हिसाब से थोड़े बहुत तो सभी में रहते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस भी काफ़ी अच्छे अंक दिलाता है, इसमें भी आप 300 प्लस या 290 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो आपने निशान जैन का देखा, 313 नंबर उन्होंने पाया था। हिंदी साहित्य में अब तक सर्वाधिक नंबर 347 नंबर के आसपास पाए गए हैं। ठीक है, एक एस्पिरेंट है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने वो सिलेक्टेड है। हालांकि वो इंग्लिश मीडियम बैच के थे। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम थे और उनका बैकग्राउंड भी टेक्निकल था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में 347 नंबर के आसपास नंबर, कुछ शायद इतना ही उन्होंने गेन किया है। क्योंकि यहाँ पे आप लैंग्वेज को नहीं कह सकते कि वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाषा का विषय है, हिंदी भाषा में ही होगा, चाहे वो कोई भी मीडियम का स्टूडेंट दे। अगर हिंदी साहित्य आप देंगे तो आप हिंदी में ही देंगे, किसी अदर लैंग्वेज में नहीं। तो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अगर 347 के नंबर के आसपास पा सकते हैं, तो आप भी समझिए कि अगर आप इतना ही अपने भाषा पे पकड़ रखते हैं तो आप भी 300 प्लस 310 प्लस आप इस पे जा ही सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है आज हिंदी साहित्य को ही बताना, तो मैं उसी पे आप लोगों के साथ आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने मेन क्लास के ऊपर, जो है हमारा हिंदी वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम। ओके, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम हमारा मेन क्लास है हिंदी। ओह, ये क्या, ठीक है, यहाँ पे आप ये जान लीजिए, कोई भी वैकल्पिक विषय हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसमें आप सभी के लिए 2 पेपर निर्धारित हैं यूपीएससी द्वारा। ठीक है, मतलब यूपीएससी किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 प्रश्न पत्र लेती हैं, पेपर 1, 1 सेकेंड, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, यूपीएससी हर वैकल्पिक विषय में, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 प्रश्न पत्र कराती है। एक प्रश्न पत्र प्रथम, दूसरा द्वितीय, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2। और इन पेपर 1 के 2 खंड होते हैं। ठीक है, खंड क
एंड खंड ख। ये किसी भी वैकल्पिक विषय की बात है जो कि हिंदी साहित्य में भी लागू है, ठीक है। यहाँ पे भी दूसरे पेपर में भी 2 खंड होते हैं समान रूप से, खंड क एंड खंड ख, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो खंड क में, ठीक है, खंड क में 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं और खंड ख में 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ये हिंदी साहित्य का मैं बता रही हूँ, बाकी में भी ऐसे ही हो सकते हैं, मैं हिंदी साहित्य का बता रही हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी 1 से 4 क्वेश्चन होते हैं खंड क में और 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं खंड ख में। यानी कि दोनों खंडों को अगर हम मिलाएं तो 8 क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे बनता है और 8 क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इसको हम आगे देखें और अच्छे से, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखें अगर इसको खंड क और ख को तो देखेंगे तो खंड क जो है, ठीक है, किसी भी पेपर का आप खंड क लीजिए, यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, ठीक है, 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 4 पेपर होते हैं खंड क का, और इसी प्रकार से खंड ख को आप लीजिए तो यहाँ पे भी 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप इनको 3 नहीं, इनको 5, हाँ, यहाँ पे आप इनको क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, आप इनको यहाँ समझिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दोनों खंडों को मिला के 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं दोनों पेपर से, यानी कि खंड क मतलब पेपर 1 से भी प्रश्न पत्र यानी पेपर 1 से भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और पेपर 2 से भी आपको 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है, खंड क और खंड ख को मिला के, ओके। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो प्रथम प्रश्न होता है, प्रथम प्रश्न जो होता है वो दोनों पेपर के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। खंड क और ख को अगर आप देखें तो खंड क का जो पहला प्रश्न है और खंड ख का जो पहला प्रश्न यानी जो 5वां नंबर का प्रश्न है वो आपको करना अनिवार्य है, उसे आपको करना ही है एनी हाउ, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहला जो खंड का ये जो पार्ट है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। खंड क के पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसके बाद इन तीनों में 3-3 क्वेश्चन होते हैं क्रमशः, ठीक है। इसी प्रकार से खंड ख के यानी 5वें क्वेश्चन में भी 5 प्रश्न होते हैं, उसके बाद 6ठे, 7वें और 8वें में क्रमशः 3-3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड क एंड खंड ख, इसमें भी खंड क एंड खंड ख है, जिसमें दोनों मिला करके 8 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर हम खंड क की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में 3-3 क्वेश्चन होते हैं। उसी प्रकार से खंड ख का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 खंड ख का पहला और पूरे पेपर 1 का 5वां क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन होते हैं और 6, 7, 8 में क्रमशः 3 क्वेश्चन होते हैं, और ये करना अनिवार्य होता है हर एस्पिरेंट को, मतलब कि आपको इन 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है सभी के लिए। अब उसके बाद आप चाहे तो इसको करने के बाद बाकी इसी में से 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, हो गया आपका 5 क्वेश्चन, चाहे तो 1 इसमें से और ले लीजिए, 2 इसमें से ले लीजिए, बाकी आप अपनी से चॉइस से किसी भी खंड से अपने 5 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं, लेकिन पहला और 5वां अनिवार्य है, ठीक है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। खंड क
और खंड ख का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद आपको जो आए उसको करके 5 क्वेश्चन पूरी कर दीजिए। यही हाल दोनों में है, ठीक है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो ये है पूरा इसका एक तरीके का पैटर्न, ठीक है, इसका हमने पैटर्न देखा, ठीक है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ्यक्रम के ऊपर। तो हिंदी साहित्य का अगर हम पाठ्यक्रम देखें, ठीक है, तो चूंकि 2 पेपर में डिवाइडेड है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहला पेपर है उसमें जो खंड क है और खंड ख है, उसमें खंड क में है हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, और जो दूसरा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा और साहित्य में अंतर है। यहाँ पे पहला खंड हिंदी भाषा का इतिहास है। आप लोगों ने अगर हिंदी साहित्य का सिलेबस देखा होगा तो आप लोग देखे होंगे। दूसरा खंड हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 तो ये भी 2 खंड में डिवाइडेड है, जिसमें पहला खंड काव्य खंड है, या आप इसको बोल सकते हैं पद्य, ठीक है। दूसरा गद्य खंड है, ठीक है। आप ये गद्य लिखने में ये ऐसे रहेगा, ओके, आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, नहीं तो ये गध हो जाएगा, गधा हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, गद्य पद्य, ठीक है। तो पहला जो पेपर है हिंदी साहित्य का, उसमें 2 खंड हैं, जिसमें पहला खंड हिंदी भाषा का इतिहास है और दूसरा खंड हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है उसमें पहला खंड पद्य खंड है और दूसरा खंड गद्य खंड है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, ओके। खंड का हिंदी भाषा का इतिहास अगर हम देखें, अगर हम हिंदी भाषा का इतिहास देखें पेपर 1 का, हिंदी भाषा का इतिहास जो कि पेपर 1 का पहला खंड है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें आपको ये बता दें कि हमारा जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है, हिंदी भाषा में हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। भाषा के विकास की जो चरण है उसमें संस्कृत, प्राकृत और पाली, ये 3 जो भाषाएं हैं, इनके बाद हिंदी भाषा का जहाँ से उद्भव स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम पढ़ेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये 3 भाषाओं को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हिंदी, पाली और प्राकृत के बाद जो भाषा का एक प्राचीन समय में, मतलब कि प्राचीन में जो रहा एक प्रचलन, जिसको अपभ्रंश कहते हैं, अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश जब थोड़ा सा विकसित हुआ तो अवहट्ट हुआ, अवहट्ट, ठीक है। और अवहट्ट के बाद आता है पुरानी हिंदी, ठीक है, ये एंशियंट में चली थी, ओके। पुरानी हिंदी, ये एंशियंट में चली थी पुरानी हिंदी, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक तरीके से ये यहाँ पे रही है पुरानी हिंदी का, ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहा है, ओके। ये प्राचीन में रहा है। उसके बाद हम मध्यकाल में अगर हम देखें, मध्यकाल में अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ देखेंगे ब्रज भाषा, ठीक है।
यहाँ पे हम देखेंगे ब्रज भाषा, और उसके बाद क्या कहते हैं, अवधी, खड़ी बोली, इन सब का विकास हुआ मध्यकाल में। ठीक है, प्राचीन काल में हम संस्कृत, पाली और प्राकृत इन तीनों के आगे बढ़ेंगे तो अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी। उसके बाद मध्यकाल में हम आते हैं तो अवधी भाषा का विकास हुआ, ब्रज भाषा का विकास हुआ, और उसके बाद पुरानी हिंदी खड़ी बोली का हुआ। हम एक एक करके इसको डिटेल में जानेंगे जब भी हम इसका सिलेबस, जब हम इसका पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैकल्पिक विषय को, तो हम इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा कैसे स्टार्ट हुई, कैसे विकास हुआ, कैसे उनका पतन हुआ, कैसे उनकी जगह खड़ी बोली ने ले ली। इन सब के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम पाठ्यक्रम को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक काल में। ठीक है, मॉडर्न एरा में, हमारे मॉडर्न एज में भाषा को लेकर, जैसे होता है ना, जब हमारे यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय भाषा किसको बनाई जाए उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुआ, काफ़ी विवाद हुआ। तो आखिर में हिंदी को बनाया गया। तो राष्ट्रीय और या राजकीय भाषा बनने में जो प्रयास किए गए, वो किन किन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि हिंदी को राष्ट्रीय या राजकीय भाषा बनाया जाए, किस तरीके के यहाँ पे स्टेप्स लिए गए, क्या इनका पूरा प्रक्रिया था, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसी में देवनागरी लिपि का क्या मतलब इतिहास रहा है, देवनागरी लिपि का विकास, उद्भव, विकास और इसके इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिपि, ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि क्या होती है आप सभी जानते हैं। जो मैं ये लिख रही हूँ ये देवनागरी लिपि में लिख रही हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ह लिखा है, द लिखा है, श लिखा है, क लिखा है, ये जो लिखावट है, ये लिपि जो है ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। ठीक है, अगर मैं हिंदी को ऐसे लिखूं हिंदी, तो ये इंग्लिश थोड़ी हो जाएगा। भाषा हिंदी है, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रोमन लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। भाषा हिंदी है, लिपि जो है वो रोमन है और एक देवनागरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के विकास में, भाषा से जो इतनी प्रकार की बोलियां हमारे समाज में बोली जाती हैं, उनका क्या उद्भव विकास की प्रक्रिया रही। हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। ठीक है, ये कहावत है कि हमारे यहाँ पे हर कोस पे पानी बदलता है और 4 कोस अगर आप आगे जाइए तो बोली बदल जाती है, वाणी बदल जाती है। ठीक है, तो ये कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो यही हम देखेंगे कि जो इतनी सारी बोलियां हैं हिंदी भाषा की बोली, ठीक है, हिंदी भाषा की बोली, मात्र हिंदी भाषा की बोली, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसके मानकीकरण, ठीक है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसका तकनीकी विकास, हिंदी भाषा का तकनीकी विकास हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम तकनीकी विकास देखेंगे हिंदी भाषा का। कि कैसे कैसे हिंदी भाषा का टेक्निकल यूज़ किया गया, हिंदी को एक तकनीकी भाषा कैसे बनाई गई, कैसे उसका तकनीक में यूज़ किया जाने लगा। जैसे हम लोग फ़ोन में देखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं हिंदी में भी आता है। तो एक जो टेक्नोलॉजी में इसका जो डेवलपमेंट रहा है हिंदी का, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण को देखेंगे। ठीक है, व्याकरण भी है यहाँ पे, संधि, विसर्ग, छंद, अलंकार, ये वो, तो ये सब हम लोग व्याकरण के सेक्शन में पूरा इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी भाषा, जो कि हिंदी साहित्य के पेपर 1 का खंड का पार्ट है, हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें हमने देखा कि अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी,
होते हुए मध्यकाल में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली तक का सफर, उसके बाद हिंदी खड़ी बोली का राष्ट्रभाषा में तब्दील होना, उसके बाद इसका देवनागरी लिपि का पूरा विकास, फिर इसकी बोलियां की, उसके खड़ी बोली के बाद हिंदी भाषा की कितनी सारी बोलियों का विकास हुआ, फिर इस भाषा का मानकीकरण, देन इसका तकनीकी विकास, और लास्ट में हम हिंदी व्याकरण के ऊपर हम इसमें खंड क में चर्चा करेंगे। काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है खंड क, लेकिन इसको हम अब सिलेबस में काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें हम देखेंगे अब जो हमारा पेपर 2 का खंड 2 है, ठीक है, खंड ख, ओके, खंड ख, ठीक है, यानी कि पेपर 1 खंड ख क्या है? खंड ख क्या है? हिंदी किसका विकास? हिंदी साहित्य का विकास, ओके। सिलेबस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे आप इसको समझेंगे नहीं। हिंदी साहित्य का विकास, ओके, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का विकास हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के विकास को 4 कालों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 4 काल में, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो रहा है हमारा आदिकाल, उसके बाद है भक्ति काल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल को हिंदी साहित्य का सबसे बदनाम काल कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, सबसे बदनाम काल जो है वो रीतिकाल है। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल, ठीक है, सॉरी ये, हाँ, आधुनिक काल आता है हमारा ये, 1 सेकेंड, ओके। तो ये रहा हमारे चारों काल। आदिकाल के अगर हम समय की बात करें तो 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी रहा है आदिकाल का समय। भक्ति काल 1350 से 1650 तक का रहा है। रीतिकाल 1650 से 1850 तक का रहा है। ईस्वी है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये ईस्वी है, ओके। फिर 1850 से आधुनिक काल अब तक चलता आ रहा है, ठीक है, आधुनिक काल अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि आधुनिक है तो आधुनिक आधुनिक ही होता है। आदिकाल 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल 1850 से अब तक, ठीक है। आदिकाल में हम पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का ये है लिखा हुआ, आप सभी जानते हैं, काफी ज्यादा वीरतापूर्ण बातें इसमें कही गई हैं। इसके अनुसार किसी भी क्षत्रिय को 18 वर्ष से ज्यादा आयु जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, किसी भी क्षत्रिय को 18 वर्ष से अधिक अगर वो जिंदा रह गया तो उसके लिए अपमानजनक बात है। इस साहित्य, इस रचना के हिसाब से, इस रचना का मानना है काफी कि अगर कोई क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया है तो उसे युद्ध भूमि में 18 वर्ष की अवस्था तक मर जाना चाहिए। अगर वो जिंदा है तो उसके ऊपर धिक्कार है। तो जितने भी लोग क्षत्रिय वर्ग के हैं वो इस बात को ध्यान में रखे रहें, ओके। अब हम बात करेंगे भक्ति काल की, ठीक है। अगर हम भक्ति काल की अगर यहाँ पे हम बात करें तो भक्ति काल में हम देखेंगे हमारे कबीर हुए। कबीर, कौन नहीं जानता इनको, कबीर दास, गुरु गोविंद दो खड़े, सूरदास। बाल लीला का वर्णन इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता पूरे विश्व में। सूरदास कृष्ण लीला का इन्होंने काफी अच्छा वर्णन किया है। उसके बाद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हीं की पद्मावत है,
जिनकी मूवी आपने देखी है, इन्हीं की लिखी हुई है पद्मावत। हालांकि पद्मावत हमारे सिलेबस में भी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है मूवी में और रियलिटी में। ठीक है, कबीरदास, सूरदास, जायसी, तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, ये सब हमारे भक्ति काल के प्रमुख कवि, प्रमुख लोग हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। भक्ति काल में हम इन्हीं लोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीति काल। रीति काल में वैसे तो काफी लोग हुए, लेकिन बिहारी जो थे, बिहारी लाल, बिहारी नहीं थे। ठीक है, बिहारी नहीं थे, इनका नाम बिहारी था। ठीक, तो बिहारी लाल के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि इस काल में दरबारी कवि ज्यादा हुए, जैसे राजा के दरबारों में राजा की प्रशंसा करना, गुणगान करना, ऐसा पूरा सिस्टम रहा है इस काल में। और यही रीजन रहा है कि इसको बदनाम काल कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा दरबारी कवि थे, काफी राजाओं का इसमें कुछ ज्यादा ही मतलब इस गुणगान किया गया है। बिहारी तो जो थे वो तो सीधे मतलब बहुत ही मतलब व्यंग्यात्मक टाइप का, बहुत ही घुसे रहते थे। जैसे एक कि प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इनका पूरा रहा है कविता, काफ़ी ज़्यादा इनके लव लाइफ के ऊपर इनकी कविताएं रही हैं। तो ये पूरा बिहारी लाल जी का ये पूरी है। तो रीति काल, जो कि हिंदी साहित्य का बदनाम काल कहा जाता है, ये इसको हम पूरा जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक में हमारा भारतेंदु युग रहा है। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग, वन सेकेंड, द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे जब भी द्विवेदी युग की बात की जाए तो आप सिर्फ एक ही इंसान को समझिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा गया है। उसके बाद कहीं भी आपको हिंदी साहित्य में द्विवेदी लिखा मिले तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़े समझिएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में हर जगह है। द्विवेदी युग को छोड़ के द्विवेदी युग महावीर द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महावीर द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है। उसके बाद जहां भी द्विवेदी वर्ड आता है वहां पे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विवेदी युग। उसी के बाद यही इसी में आधुनिक काल में ही हम पढ़ते हैं छायावाद को, प्रयोगवाद को, प्रगतिवाद को, ठीक है, प्रगतिवाद को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यहीं से गद्य साहित्य का भी प्रारंभ हो गया था हिंदी साहित्य में। ठीक है, गद्य साहित्य का भी प्रारंभ हो गया था यहीं से। यहाँ पे आप देखिए, आदि काल हो, चाहे मध्य काल, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल में यहाँ तक प्रगतिवाद तक, प्रगति काल, प्रयोग कालवाद तक, छायावाद तक, अगर आप देखेंगे ये सारी जो है ये पद्य के रूप में है, काव्य खंड के रूप में है। ठीक है, कविताओं का ज्यादा प्रचलन रहा है अब तक। लेकिन आधुनिक जो हमारा अब रहा है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के बाद से ही गद्य का विकास प्रारंभ हो गया। गद्य साहित्य यानी कि गद्य के फॉर्म में साहित्य लिखे हुए अब आना शुरुआत कर दिए गए, शुरू हो गया प्रचलन गद्य का। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 90% गद्य साहित्य का जमाना है और 10% काव्य का। ठीक है, तो इसलिए यही आधुनिक काल से गद्य साहित्य का भी विकास प्रारंभ हो गया। ओके, तो ये हमने हिंदी साहित्य का विकास देखा। ठीक, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने बात की थी पेपर 1 के खंड क के ऊपर, जो की था किससे संबंधित, हिंदी भाषा के इतिहास में, जिसको हमने अवहट्ट से लेकर के व्याकरण तक देखा। उसके बाद हमने पेपर 1 के खंड ख को देखा, जो कि आदि काल से प्रारंभ होता है और आधुनिक काल तक आता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर, पेपर 2, सॉरी, यस, प्रश्न पत्र द्वितीय।
द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड क को अगर हम देखें, जो कि काव्य खंड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम द्वितीय खंड को अगर हम देखते हैं तो द्वितीय खंड जो है वो काव्य खंड है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसको, 1 सेकेंड, ओह सॉरी, आ गया, ओके जी। यहाँ पे हम काव्य खंड की बात करने वाले हैं इस खंड में, द्वितीय प्रश्न पत्र के पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चूंकि हमने कहा कि हम इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप लोग को यहाँ पे एक मैं एक कुछ बातें हैं यहाँ पे, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य विषय है, ठीक है, उसका जो पेपर 1 है एंड पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसको आप अलग अलग पढ़ ही नहीं सकते, ठीक। पेपर 1 एंड पेपर 2 आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये जो सिलेबस है इस हिसाब से कंसाइज किया गया है कि आप इनको साथ साथ लेकर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इनको साथ साथ पढ़ना ही इजी होगा। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बल्कि लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप साथ में लेके पढ़ेंगे तो कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे चूंकि पेपर 1 पेपर 2 से संबंधित ही है, अगर आप खंड क को, हिंदी भाषा का साहित्य को अगर आप साइड कर दीजिए, वो अलग पड़ जाता है, लेकिन हालांकि उसका भी थोड़ा रोल आता है। जैसे कि अगर आप ब्रज भाषा को देखिए तो आप तुलसीदास को देखिए, सूरदास को देखिए, और आप अगर अवधी भाषा को देखिए तो तुलसीदास को देखिए। तो जब भी ब्रज भाषा और अवधी भाषा का उल्लेख होगा तो तुलसी और सूर का जरूर नाम आएगा, तो वहाँ पे इनको हम मिला करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेपर 2 की। तो खंड ख में अगर आप देखिए, जैसा कि हम कर रहे थे इसमें क्या आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। तो चूंकि हमारा पेपर 2 का जो खंड का है वो काव्य खंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आदि काल में से रिलेटेड कोई भी रचना, इस खंड पेपर 2 है उसमें कुछ रचनाएं हैं, कुछ कवियों की, कुछ लेखकों की रचनाओं को हमें पढ़ना है हमारे हिंदी साहित्य के पेपर 2 में। अभी आगे मैं आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस आप लोग को दिखाऊंगी हिंदी साहित्य का, लेकिन यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो यहाँ पे आदिकाल जो है, यहाँ से कोई भी रचना हम लोग को नहीं पढ़ना है। पेपर 2 के खंड क में हमें आदिकाल से संबंधित कोई भी रचना नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल में आप लोगों ने जैसा कि देखा कि कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, जायसी हैं, तो इन्हीं के कुछ रचनाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो हमें कबीर दास की रचनाओं को पढ़ना है, यहाँ पे जायसी की रचनाओं को पढ़ना है, तुलसी की रचनाओं को पढ़ना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे आप कबीर ग्रंथावली हो गया, कबीर सॉरी कबीर को हमें यहाँ पे पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली हो गया जैसे, ठीक है। उसके बाद जायसी की पद्मावत हो गई, सिंगल द्वीप खंड इसमें हमें पढ़ना है, कबीर ग्रंथावली हो गया। उसके बाद पद्मावत हो गया, हमको पढ़ना है मलिक मोहम्मद जायसी की। उसके बाद हमें यहाँ पे बात करना है तुलसी की रामचरितमानस को हमें पढ़ना, जिसमें हमें उत्तरकांड और सुंदरकांड पढ़ना है, ठीक है। रामचरितमानस, ओके, हमें यहाँ पे उसे भी पढ़ना है, रामचरितमानस को भी, ठीक।
उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सूरदास का हमको सुरावली, सूरदास का सुरावली, इसके भी प्रारंभिक 100 दोहे हमें पढ़ने हैं। जैसे कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 दोहे पढ़ने हैं, उसी प्रकार से सुरावली के भी हमें आरंभिक 100 दोहे पढ़ने हैं। रामचरितमानस पढ़ना है और हमें पद्मावत पढ़ना है जायसी का। तो ये हमारे भक्ति काल से संबंधित हो गया। फिर हमें बिहारी, रीति काल में हमें बिहारी की रचना को पढ़ना है, ठीक है, बिहारी की रचना को पढ़ना है रीति काल में, ओके। फिर हम आधुनिक में अगर आए तो आधुनिक काल में हमें मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त काफी लंबा चौड़ा नाम है इनका, हमें इनको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है, ठीक है, द्विवेदी युग से है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से हैं, यहाँ हमें उन्हें पढ़ना है। फिर हमें निराला को पढ़ना है। निराला का पूरा नाम आप कमेंट करके बताइएगा कि निराला का पूरा नाम क्या है, ठीक है। निराला का पूरा नाम क्या है कमेंट करके बताइए, इसके बाद में तुरंत बताऊंगी आपको, तब तक आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ओके। उसके बाद हमें आधुनिक काल में ही हमें पढ़ना है जयशंकर प्रसाद को। इनकी हमें रचना पढ़नी। हम यहाँ पे खंड क पेपर 2 के खंड क, यहाँ मैं लिखना भूल गई, सॉरी। यहाँ पे खंड क का हम बात कर रहे हैं कि आदि काल से हमें किसी भी रचना को नहीं पढ़ना है। भक्ति काल से हमें 4 कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरदास का, मतलब इन सब की हमें रचनाओं को पढ़ना है। और रीति काल में हमें बिहारी की रचना को पढ़ना है। और उसके बाद निराला और जयशंकर और मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से, जिसमें से मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं और निराला और जयशंकर जो है वो छायावाद से संबंधित हैं, ठीक है, छायावाद युग से संबंधित हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमें आधुनिक युग में पढ़ना है किनको, इसमें हमें दिनकर को पढ़ना है। दिनकर का भी पूरा नाम बताइए क्या है। निराला का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो जिन लोगों ने बताया उनका सही है, जिन लोगों ने नहीं बताया वो जान ले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का पूरा नाम है। अब आपको बताना है दिनकर का पूरा नाम क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, फिर मैं आप लोग को खुद ही नाम बताऊंगी इनका, ठीक है। दिनकर हो गए। उसके बाद हमको पढ़ना है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का भी पूरा नाम बताइए क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम बताइए क्या है, दिनकर का और मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है अज्ञेय, अज्ञेय, मुक्ति बोध, दिनकर, इन तीनों का पूरा नाम जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा नाम है इन लोगों का, तो आप कमेंट करके बताइए। दिनकर, मुक्ति बोध, अज्ञेय। उसके बाद हमें पढ़ना है नागार्जुन को, ठीक है। तो आधुनिक काव्य खंड में हमें पेपर 2 के खंड क में जो काव्य खंड है, इसमें आदि काल से एक भी नहीं, भक्ति काल से 4 रचनाओं को पढ़ना है। रीति काल में हमें बिहारी की रचना को पढ़ना है। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त की रचना जो कि द्विवेदी युग से संबंधित है। निराला, जयशंकर जो कि छायावाद से संबंधित है। और दिनकर, मुक्ति बोध, अज्ञेय को पढ़ना है। इनकी रचनाओं को हमें यहाँ पे पढ़ना है। और ये लोग मतलब अर्ध छायावाद युग से संबंधित हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉरी ये नहीं, मुक्ति बोध, अज्ञेय, नागार्जुन नई कविता से संबंधित हैं। जैसे कहानी में हम पढ़ते हैं नई कहानी, जैसे एक दुनिया समानांतर की कहानियों को हम नई कहानी कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कविता काव्य खंड में भी मुक्ति बोध, अज्ञेय, नागार्जुन नई कविता से रिलेटेड हैं। दिनकर जो है वो उत्तर छायावाद से संबंधित हैं, ठीक है, उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से, निराला जयशंकर छायावाद से, दिनकर उत्तर छायावाद से, मुक्ति बोध, अज्ञेय, नागार्जुन नई कविता से संबंधित है। आपको कमेंट करना है दिनकर, मुक्ति बोध, अज्ञेय का पूरा नाम, ठीक है, क्या है, ओके। तो यहाँ तक हमने पेपर 2 का खंड क भी यहाँ पे देख लिया। पेपर 1 का दोनों खंड हमने देखा, पेपर 2 का पहला खंड हमने देखा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी खंड की, जो कि है पेपर 1 का ही सॉरी पेपर 2 का दूसरा खंड, खंड ख, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पेपर 2 के दूसरे खंड की, ओके। द्वितीय प्रश्न पत्र, 1 सेकेंड,
द्वितीय प्रश्न पत्र खंड ख, जो कि है गद्य खंड से रिलेटेड। ठीक है, गद्य खंड है। इसमें हम गद्य साहित्य को पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। ओके, खंड क में हम पद्य रचनाओं को पढ़ेंगे, काव्य खंड की रचनाओं को, और खंड ख में हम पढ़ेंगे किसको? गद्य की रचनाओं को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। गद्य साहित्य के विकास में हमने जिन 4 चीजों का मतलब क्या कहते हैं कि हमने रचना की, उनमें से एक है हमारा उपन्यास। ओके, नेक्स्ट निबंध, सॉरी पहले कहानी को लिख लीजिए। हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, ओके। और उसके यहाँ पे आप पहले नाटक को ले लीजिए, हिंदी नाटक, फिर हिंदी निबंध। इनके अलावा भी कुछ और हैं जिनको हम अन्य में शामिल करते हैं, जैसे कि कुछ संस्मरण हो गए, यात्रा वृत्तांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन काफ़ी अच्छे यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। उसके बाद हमारी क्या कहते हैं संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत जैसी चीज़ें हैं जो कि और अन्य में आती हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी है पेपर 2 में। पेपर 1 में हालांकि हमें संस्मरण और रेखा चित्र और क्या कहते हैं यात्रा वृत्तांत के कुछ उनके विकास और उद्भव को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय में हमें यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी में 4 उपन्यास को पढ़ना है। कौन कौन से? गोदान, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, गोदान पढ़ना है। मैला आंचल, मैला आंचल पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें पढ़ना है दिव्या। दिव्या हिंदी साहित्य की वैकल्प यूपीएससी की जो 4 जो उपन्यास हैं वो अपने आप में ही एक से बढ़ के एक हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है महाभोज। ये 4 उपन्यास हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, 2 गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है। मैला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है, दिव्या लिखा है यशपाल ने दिव्या उपन्यास लिखा है, और महाभोज लिखा है मन्नू भंडारी ने। ये 4 उपन्यास अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये समझेंगे कि ये अपने आप में इनका कोई तोड़ नहीं है। प्रेमचंद का गोदान, अगर आपको प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को अगर आपको देखना है, ग्रामीण व्यवस्था को, तो आप गोदान पढ़िए। मैला आंचल, उसके बाद दिव्या, किसी स्त्री के जीवन में कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, उसको लेकर एक स्त्री किस प्रकार से संघर्ष कर सकती है, उसके लिए दिव्या उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है, जो कि जिसकी भाषा थोड़ी संस्कृति टाइप की है, संस्कृत वाली भाषा है, लेकिन काफ़ी अच्छा उपन्यास है। वहीं महाभोज अगर आप पढ़ते हैं मन्नू भंडारी की, तो आप राजनीति के संबंध में एक बहुत ही अलग सोच आपकी विकसित हो जाएगी राजनीति से संबंधित। ठीक है, तो ये 4 गोदान, मैलांचल, दिव्या और महाभोज, ये 4 उपन्यास हमें हिंदी साहित्य के गद्य खंड में हमें पेपर 2 में पढ़ने हैं। उसके बाद कहानी में अगर हम आए तो प्रेम मंजूषा नाम से एक पुस्तक आती है। प्रेम मंजूषा नाम से एक पुस्तक आती है प्रेमचंद्र के द्वारा, जो प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। ठीक है, उसमें 13 कहानियां लिखी गई हैं। प्रेम मंजूषा नाम का संकलन है एक पुस्तक का, जो कि प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानियां हैं। 13 कहानियां जो सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां वो है। उसके बाद हमें पढ़ना है नई कहानी, जिनमें एक दुनिया समानांतर की संकलन को, एक दुनिया
समानांतर पुस्तक का संकलन हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो प्रेम मंजूषा और एक दुनिया समानांतर हमें यहाँ पे देखना है, दो कहानियों को। एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव का संकलन है। एक दुनिया समानांतर में कुल 21 कहानियां हैं, नई कहानी 21 कहानियां हैं जिनका संकलन एक दुनिया समानांतर नाम की पुस्तक का राजेंद्र यादव ने किया है। और वहीं प्रेम मंजूषा प्रेमचंद्र की 13 कहानियों का संकलन है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 13 कहानियों को इसमें शामिल किया गया है प्रेम मंजूषा में, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र यादव जो कि एक दुनिया समानांतर के संपादक हैं, वो मन्नू भंडारी के हस्बैंड हैं, ठीक है। मन्नू भंडारी उनकी वाइफ हैं जिन्होंने महाभोज उपन्यास लिखा है, और राजेंद्र यादव उनके हस्बैंड हैं जिन्होंने एक दुनिया समानांतर पुस्तक का संकलन किया था, ठीक है। उसके बाद हमें नाटक पढ़ना है। हिंदी नाटक में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा रुला देने वाला नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के ऊपर लिखा गया है। ये आषाढ़ का एक दिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाला है ये नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसको कि हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे आषाढ़ के एक दिन को। उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त का नाटक, ठीक है, स्कंदगुप्त का। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, फिर हम इसमें स्कंदगुप्त का नाटक पढ़ते हैं, फिर हम भारत दुर्दशा पढ़ते हैं। भारत दुर्दशा हम पढ़ते हैं, आषाढ़ का एक दिन, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, और इसके बाद हम इसमें ये 3 नाटक ही शायद आई थिंक इसमें हम पढ़ते हैं। आगे मैं सिलेबस में देखूंगा, एक आध छूटे हो तो मैं इसको यहाँ पे कंफर्म कर लूँगी। बाकी यहाँ पे जो आषाढ़ का एक दिन है वो कालिदास के ऊपर लिखी हुई नाटक है, जो कि मोहन राकेश ने संकलित किया है। हालांकि ये 3 ही हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं है, 3 नाटक, हाँ 3 नाटक है, 4 उपन्यास है, 2 कहानी की किताब संकलन है। और उसके बाद निबंध में हमें 2 पढ़ना, एक निबंध निलय, निबंध निलय, ठीक है, निबंध निलय हमें पढ़ना है। और उसके बाद हमें चिंतामणि, ठीक है, निबंध में हमें इन 2 रचनाओं को पढ़ना है। तो ये रहा हमारा पेपर 2 का खंड ख, ठीक है, पेपर 2 का खंड ख इसमें है। इसमें हमें 4 उपन्यास पढ़ने हैं, 2 कहानियां प्रेम मंजूषा और एक दुनिया समानांतर पुस्तक की संकलन को पढ़ना है। और नाटक में हमें आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा 3 पढ़ना है। और निबंध में हमें चिंतामणि और निबंध निलय पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का पूरा ये सिलेबस, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ब्रीफ से डिस्कशन किया। अब इसके हम पाठ्यक्रम के ऊपर, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर हम देखें तो कैसे करके हम इसको लेके चलेंगे, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 में साथ साथ लेके चलूंगी। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी कहानी से, ठीक है। हिंदी कहानी इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए काफ़ी इजी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को भी बोरियत नहीं होगी और काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे। अगर सबसे अगर मान लीजिए हमें हिंदी कहानी पढ़नी है, ठीक है, हिंदी कहानी, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आप समझिए कि हम कैसे सिलेबस को लेके आगे बढ़ेंगे। हिंदी कहानी, ओके। तो सबसे पहले हम इसके पेपर 1 के सिलेबस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, ठीक है। पहले हम जानेंगे हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, जो कि पेपर 1 का टॉपिक है, पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। उसी के बाद जो हमारी 2 कहानियां हैं, प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां प्रेम मंजूषा का संकलन और राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर का संकलन, ठीक है, एक दुनिया समानांतर का संकलन, प्रेम मंजूषा का संकलन, इन्हीं को, इसको हम यहीं पे पढ़ लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारा दोनों कहानियों का जो रचना हमें पढ़ना था, पेपर 2 का जो सिलेबस था वो भी हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया। और पेपर 1 में जो हमें हिंदी
कहानी का उद्भव, विकास, इतिहास पढ़ना था, वो भी हमने यहीं पे कवर कर लिया। इससे हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 एक साथ कंप्लीट होता रहेगा। ऐसे ही जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो हम हिंदी उपन्यास का उद्भव, विकास, उसका इतिहास पढ़ने के बाद हम चारों उपन्यास गोदान, दिव्या, मैला आंचल, महाभोज चारों को भी वहीं पे पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से जब हम हिंदी नाटक पढ़ेंगे तो हम उसी के साथ ही साथ आषाढ़ का एक दिन, भारत दुर्दशा, इन सभी को भी वहीं पे पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको मतलब बल्कि भी नहीं लगेगा और बहुत ही आराम से, अच्छे समझ के साथ आप दोनों पेपर के सिलेबस को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन के फॉर्मेट को, तो पेपर हिंदी साहित्य में पेपर 1 और पेपर 2 अगर उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो प्रेमचंद्र के बारे में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया है, तो पेपर 1 में और पेपर 2 में कभी कभी समान टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को मिला के पढ़ना बहुत आवश्यक है ताकि आप उसका सही सही उत्तर दे सकें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि प्रेमचंद्र को ने हिंदी उपन्यास की मतलब पूरी की पूरी जो आधारशिला ही बदल के रख दी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि पेपर 1 में जो प्रेमचंद के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े उपन्यासकार और काफ़ी बड़े कहानीकार रहे हैं। तो उन्होंने न सिर्फ हिंदी उपन्यास की पृष्ठभूमि को बदला बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। एक बार ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी हिंदी साहित्य में कि प्रेमचंद्र ने न सिर्फ हिंदी उपन्यास का पृष्ठभूमि ही बदला बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास के क्षेत्र में क्या योगदान है। उसके लिए आपको गोदान भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि गोदान हमारे सिलेबस में है, तो अगर आप गोदान पढ़े रहेंगे और हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास में प्रेमचंद्र के बारे में पढ़े रहेंगे तो आप दोनों को समाहित करके एक कंक्रीट आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसीलिए हम दोनों को साथ साथ ही लेकर चलेंगे। तो ये रही हमारी ऑप्शनल की रणनीति। ठीक है, कि कैसे हम ऑप्शनल को पढ़ेंगे और कैसे हम देखेंगे। तो हमने हिंदी साहित्य के हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, उसमें हमने देखा पेपर 1 को, फिर हमने बात की पेपर 2 की, फिर हमने इसके खंड ख और यहाँ पे भी खंड क और खंड ख, इनके ऊपर भी डिस्कस किया। इसमें हमने खंड क में हिंदी भाषा का इतिहास, खंड क में हिंदी साहित्य के इतिहास को डिटेल से देखा। उसके बाद यहाँ पे काव्य खंड यानी पद्य और खंड क गद्य, इनको हमने यहाँ पे एक एक करके अच्छे से हमने यहाँ पे, फिर आगे हम यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं हम अपने ऑफिशियल हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले पेपर 1 का खंड क। ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर 1 का खंड क हम देखेंगे, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। यहाँ नगरी लिखा है, यहाँ पे आप नागरी कर लीजिएगा, नागरी लिपि का ये इतिहास यहाँ पे देखेंगे। आइए हम देखते हैं इसके सिलेबस को। यहाँ पहला पॉइंट है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। ठीक है, यानी कि संस्कृत, प्राकृत और पाली के बाद से अवहट्ट का जब विकास हुआ, हिंदी भाषा की सबसे प्राचीन ये मानी जाती है अवहट्ट स्वरूप। यहाँ से लेकर के पुरानी हिंदी यानी प्रारंभिक हिंदी तक का पूरा विकास हम देखेंगे। उसके बाद हम मध्यकाल में ब्रज, अवधि और साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा के विकास को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अपनी रणनीति बताई हिंदी साहित्य को लेकर के, तो इसी प्रकार से जब भी हम ब्रज भाषा की बात करेंगे तो हम उस समय तो सूरदास को और उनकी जो रचना है सूर ग्रंथावली की, उसको भी हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, मतलब कि ब्रज भाषा के साथ साथ हम सूरदास को भी पढ़ेंगे और उसी प्रकार से अवधी भाषा जब हम पढ़ेंगे तो हम तुलसीदास और उनके रामचरितमानस के काव्य खंड को भी यहीं पे देखेंगे। और उसके बाद हम इसमें इन दोनों का पतन कैसे हुआ, कैसे इनका विकास हुआ, इसके बाद कैसे खड़ी बोली का विकास हुआ, हम इसको देखेंगे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में बोली का प्रारंभिक स्वरूप। ठीक है, यहाँ पे हम रहीम, खुसरो, इन सभी की कविताओं और दोहों के आधार पर हम देखेंगे कि खड़ी बोली में इसके बाद आगे किस प्रकार से इसका विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 19वीं सदी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। ठीक है, 19वीं सदी जो कि हमारे समाज में धर्म सुधार का एक दौर था, उस समय खड़ी बोली और देवनागरी लिपि, चूंकि आप देख रहे हैं ये सारी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। ठीक है, मैंने देवनागरी लिपि को आपको अच्छे से बताया कुछ समय पहले ही, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका कैसे विकास हुआ खड़ी बोली और नागरी लिपि का, इसको हम देखेंगे पेपर 1 के खंड क में। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, कि कैसे नागरी लिपि को और हिंदी भाषा को मानकीकरण किया गया, कैसे उनको मानकता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का जब दौर चल रहा था, उस टाइम हमारी जो राजकीय भाषा हो वो किसे बनाया जाए, इसको लेकर के हिंदी को संदर्भ में काफ़ी संघर्ष का माहौल रहा कि हिंदी को बनाया जाए कि न बनाया जाए। इसको लेकर किन्होंने प्रयास किया, क्या प्रयास किया, इसके ऊपर भी हम जब चर्चा करेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहीं पे एक पॉइंट है कि हिंदी भाषा और बोली में परस्पर संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन जो कि मैंने खुद से जब सिलेबस को डिस्क्राइब किया आप लोगों से, तो मैंने उसको बताया है। हालांकि यहाँ पे उसकी टाइपिंग थोड़ी सी छूट गई है, तो आप उसका कोई बहुत इशू नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी भाषा और बोली का विकास, जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं उसको भी लूँगी, तो यहाँ पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्वरूप। ठीक है, यहाँ संबंध लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे स्वरूप रहेगा। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्वरूप। ठीक है, कैसे उसका टेक्निकल विकास हुआ, कैसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया हिंदी भाषा को, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास। ठीक है, नागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं और समय के साथ साथ उसमें क्या सुधार, क्या चेंजेस आई हैं, उसको हम देखेंगे, उनके रिफॉर्म्स को जानेंगे, और मानक हिंदी का स्वरूप क्या है उसको हम देखेंगे। बाद में हम हिंदी व्याकरण को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रस, छंद, अलंकार, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पेपर 1 के खंड ख में। खंड ख के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले हमने देखा हिंदी भाषा का इतिहास, अब हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला पॉइंट है यहाँ पे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे इनका महत्व, इनकी परंपरा को हम देखेंगे डिटेल से जब हम इस सिलेबस को चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को अच्छे से बताया, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आदि काल की। इसमें हम सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ प्रमुख कवि चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, खुसरो, हेमचंद और विद्यापति जी के ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल के ऊपर। भक्ति काल में संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। बात करें संत काव्यधारा तो कबीर, सूफी तो जायसी, जायसी की पद्मावत, कृष्ण भक्ति धारा सूर और राम भक्ति धारा तुलसी। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारा आदिकाल है, जब हम अपने पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में आदिकाल की किसी भी रचना को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पेपर 2 में आदिकाल की किसी भी रचना को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इसका उल्लेख केवल पेपर 1 में ही है, तो इसे हम सिर्फ पेपर 1 में ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पृथ्वीराज रासो नहीं पढ़ना, चंद्र बरदाई की, खुसरो की, किसी की, इन लोगों की किसी भी रचना को हमें यहाँ पे नहीं देखना। भक्ति काल में हम कबीर को भी पढ़ेंगे पेपर 2 में भी, जायसी की पद्मावत भी पढ़ेंगे, सूर को भी पढ़ेंगे, तुलसी की रामचरितमानस के सुंदरकांड, उत्तरकांड को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके संबंधों को यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीतिकाल। रीतिकाल जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बदनाम काल कहा जाता है। इस टाइम हमारे बिहारी जी हुए हैं, बिहारी लाल सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रहे हैं रीतिकाल में। तो रीति काव्य, रीति काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य, इसमें केशव, बिहारी, पद्माकर, घनानंद को हमको पढ़ना है। इसमें पेपर 1 में, पेपर 2 में केवल बिहारी की रचना को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे रीतिकाल से हमें केवल पेपर 2 में बिहारी की रचना को पढ़ना है, और बाकी इन सबको पेपर 1 के सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम जानेंगे नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल,
कुछ प्रमुख कवि हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता एवं जनवादी कविता। इनके बारे में, इनके उद्भव और विकास और इनकी परंपरा को हम यहाँ पर देखेंगे। इनके कुछ कवियों में, यानी कि इसी युग की जो कुछ कवि हैं प्रमुख, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का पूरा नाम महादेव वर्मा नहीं है, यहाँ महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा, राम सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का पूरा नाम अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, उसके बाद नागार्जुन। ठीक है, तो हम यहाँ पेपर 2 में मैथिली शरण गुप्त को भी पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को भी पढ़ेंगे, अज्ञेय को भी पढ़ेंगे, मुक्तिबोध को भी पढ़ेंगे और नागार्जुन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिलेबस हमने यहाँ तक देखा, जिनको हम पेपर 2 से लिंक करके पढ़ेंगे। आगे हम इनको भी देखेंगे। फिर हम कथा साहित्य की बात करें, आधुनिक काल में ही गद्य साहित्य का विकास प्रारंभ हो गया था, तो इसी में सबसे पहले बात करते हैं कथा साहित्य की, जिसमें हम उपन्यास और कहानी को देखें। तो सबसे पहले यहाँ उपन्यास एवं यथार्थवाद को जानेंगे, उसके बाद हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमुख उपन्यासकार में हम प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से पेपर 2 में प्रेमचंद्र का हम गोदान पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे यशपाल का दिव्या पढ़ेंगे। ठीक है, यशपाल की दिव्या, प्रेमचंद का गोदान, जैनेन्द्र, रेणु, भीष्म साहनी को इनका उपन्यास के विकास में योगदान को देखेंगे। लेकिन 2 और उपन्यास, मन्नू भंडारी का महाभोज और फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, ये 4 उपन्यास हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हिंदी कथा साहित्य में यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बोल दे रही हूँ, मेंशन कर दे रही हूँ, हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, जिसमें हमें कुछ प्रमुख कहानीकारों को पढ़ना, जिसमें प्रेमचंद्र हो गए। ठीक है, प्रेमचंद्र और कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, ऐसे ही कुछ कहानीकार हैं जिनको हम पढ़ना है। और प्रेमचंद्र की क्या कहते हैं कि हमें प्रेम मंजूषा, प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, एक दुनिया समानांतर की संकलन को हमको यहाँ पर पढ़ना है हिंदी कहानी के पेपर 2 में। ठीक है, और यहाँ पे हम उसके उद्भव और विकास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद नाटक एवं रंगमंच, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाई है हिंदी कहानी के विकास की, तो आप उसको आप समझ लीजिए कि हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, जिसमें प्रेमचंद्र और हमें उसमें पढ़ना है क्या कहते हैं, और मोहन राकेश, कृष्णा शोभती, इन सबको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं हिंदी नाटक और रंगमंच। नाटक और रंगमंच में अंतर होता है। जब भी किसी एकांकी को स्टेज पर शो किया जाता है उसे रंगमंच बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ। उसी प्रकार से हम जानेंगे हमारे भारत देश में, हमारे समाज में जो स्टेज शो है उसको उनको कब प्रारंभ किया गया, कैसे उनका विकास हुआ, रंगमंच का कैसे विकास हुआ। कुछ प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश ने ही आषाढ़ का एक दिन लिखा, जो कि कवि कालिदास के ऊपर लिखा है। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन, काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाली ये नाटक है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत रोएंगे। तो आगे हम बढ़ते अपने सिलेबस के आगे। आलोचना का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि 2 लोग बैठ के किसी की बुराई करें, यहाँ पे मतलब है समीक्षा से। ठीक है, जो भी रचनाएं हैं उनकी समीक्षा। ठीक है, यहाँ पे समीक्षा की जाती है। हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्रमुख आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल से बड़ा कोई आलोचक नहीं रहा है हिंदी साहित्य में। यहाँ इनका इतना खौफ रहा है कि लोग पहले अपना किसी भी रचना का प्रकाशन करने से पहले इनको दिखा देते थे कि आप देख लीजिए, पहले बता दीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में बुराई हो। तो ये सबसे बड़े आलोचक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास वर्मा, नागेंद्र, ये हिंदी साहित्य के काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी बड़े आलोचक रहे हैं, समीक्षक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ समीक्षा यानी कि आलोचना को देखेंगे। उसके बाद अन्य विधा में, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि गद्य साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध, और उसके बाद कुछ अन्य हैं जैसे कि रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत,
राहुल सांकृत्यायन काफ़ी महान लेखक रहे हैं ज्ञाता वृत्तांत के संदर्भ में। ऐसे ही ललित निबंध में हमें पेपर 2 में निबंध निलय और चिंतामणि पढ़ना है। रेखा चित्र संस्मरण ज्ञाता वृत्तांत को हमें पेपर 2 में नहीं पढ़ना है। पेपर 2 में हमें निबंध पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है और नाटक पढ़ना है। ठीक है, आलोचना को भी हमसे पेपर 1 में ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर, लेकिन उससे पहले आप इस नोट को पढ़िए। इस प्रश्न पत्र में यानी कि पेपर 2 में, हिंदी साहित्य के पेपर 2 में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। ठीक है, यहाँ क्या तात्पर्य है कि ये जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लेखक, कुछ कवियों की कुछ रचनाओं का संपादन है, वो पुस्तकें हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप उन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप पेपर 2 की समीक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक दुनिया समानांतर नहीं पढ़ा है तो आप टूटना कहानी को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, टूटना कहानी क्या है आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। अगर आ गया कि टूटना कहानी की व्याख्या कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने एक दुनिया समानांतर नहीं पढ़ी है। बूढ़ी काकी आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने उस बुक को ना पढ़ा हो। महाभोज की अगर कोई व्याख्या अगर पूछ लेता है, किसी एक लाइन को उठा करके, किसी एक पैरा को उठा करके महाभोज उपन्यास से अगर पूछ लिया तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह महाभोज उपन्यास का है? इसके लिए आपको इन पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित है, अनिवार्य है। यहाँ देखते हैं कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा पेपर 1 का खंड ख का, 1 सेकेंड, यहाँ पे खंड क है। ठीक है, पेपर 2 आ जाता है यहाँ पे हमारा। ठीक है, पेपर 2 का खंड क। ठीक है, कबीर ग्रंथावली, उसके आरंभिक पद, आरंभिक दोहे। कबीर ग्रंथावली से हमें आरंभिक 100 दोहे पढ़ने हैं जो कि कबीर दास की रचना है, लेकिन इसका संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इधर संपादकों के नाम लिखे गए हैं। ओके, इधर संपादकों के नाम लिखे गए हैं कि कबीर ग्रंथावली जो पुस्तक है उसका संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने, जो कि रचना है कबीर दास की। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है कबीर ग्रंथावली पुस्तक को। उसके बाद हमें सूरदार, यहाँ सूरदार लिखा है, सूरदास होगा, तो सूरदास का हमें भ्रमर गीत सार पढ़ना है। उसके भी आरंभिक 100 पद हमें पढ़ने हैं, 100 दोहे पढ़ने हैं, जिसको संपादित किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जो कि सूरदास की रचना है भ्रमर गीत सार। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास का हमें रामचरितमानस पढ़ना है, जिसमें से हमें सुंदरकांड और कवितावली में उत्तरकांड पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ना है। पद्मावत, जिसके ऊपर फिल्म बनी है पद्मावत, इसमें हमें सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड पढ़ना है, जिसको संपादित किया है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, यानी कि पद्मावत को भी श्याम सुंदर दास ने ही संपादित किया है, जो कि जायसी की रचना है। ठीक है, उसके बाद हमें बिहारी, जैसे कि रीतिकाल से मैंने कहा था कि एक ही रचनाकार को पढ़ना है जो कि बिहारी है, बिहारी रत्नाकर के आरंभिक 100 दोहे पढ़ने हैं। बिहारी की रचना है लेकिन उसका संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, इसीलिए अपने नाम और उनके नाम को जोड़ के लिखे हैं, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, उसका 100 दोहा पढ़ना है। यहाँ पे हमें रचना है बिहारी की, संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, उनका भारत भारती पढ़ना है। जैसा मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है, यहाँ उनकी भारत भारती रचना को पढ़ना है। फिर जयशंकर प्रसाद, उनकी कामायनी पढ़ना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, उसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग को पढ़ना है। इनका मानना है नारी के संदर्भ में यहाँ पे श्रद्धा सर्ग यहाँ पे है। जयशंकर प्रसाद का कहना है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यानी उनके हिसाब से नारी का एक काफ़ी सुशील सभ्य रूप है। श्रद्धा एक उनकी नायिका है उनके इस पूरे रचना की, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक नारी को कैसा होना चाहिए। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, उनका राग विराग, राम की शक्ति पूजा एवं कुकुर मुत्ता, जिसका संपादन किया है रामविलास शर्मा ने। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और संपादन किया है रामविलास शर्मा ने। ठीक है,
फिर रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र हमें पढ़ना है पेपर 2 के खंड क में। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का आंगन के पार द्वार का असाध्य वीणा वाला खंड हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध का हमें ब्रह्म राक्षस पढ़ना है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद हरिजन गाथा पढ़ना है। हरिजन गाथा आप जब पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे कि किसी हरिजन के जीवन को कैसे वो जीते हैं, किस प्रकार की उनकी सामाजिक स्थिति होती है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत ही बखूबी तरीके से समझेंगे, आपकी एक माइंड सेट ही बदल जाएगी इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो बादल को घिरते देखा है, आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा, छोटी थोड़ी बहुत कविताएं इसकी नागार्जुन की। और अकाल, और उसके बाद, यानी कि जब देश में अकाल आते हैं तो क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे उन चीज़ों का नागार्जुन की रचना में हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम खंड ख के ऊपर, ठीक है। खंड ख, ओके, पेपर 2 का हिंदी साहित्य के पेपर 2 का खंड ख अगर हम देखें तो यहाँ पे भारतेंदु की भारत दुर्दशा पढ़नी है, ठीक है। भारतेंदु की रचना भारत दुर्दशा हमें पढ़नी है। उसके बाद मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन पढ़ना है। मैंने पहले ही बताया आप लोग से, कालिदास की रचना है आषाढ़ का एक दिन, लेकिन इससे संपादित किया किसने, मोहन राकेश ने, ठीक है। कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास के ऊपर लिखा है मोहन राकेश ने, मोहन राकेश की ही रचना है आषाढ़ का एक दिन, जिसको कि हम पढ़ेंगे। काफी भावुक कर देने वाली ये नाटक है, ठीक है, ये नाटक है, ओके। भारत दुर्दशा भी एक नाटक है, ठीक है। 3 नाटक पढ़ना है, कौन कौन सी, भारत दुर्दशा, आषाढ़ का एक दिन, और उसके बाद एक और है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, ये भी एक नाटक है, ठीक है। तो 3 नाटक पढ़ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमें पेपर 2 में 3 नाटक पढ़ना है, भारत दुर्दशा, भारतेंदु का, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, और जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, ठीक है। उसके बाद हमें निबंध में देखे रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि का पार्ट 1 निबंध का ये सेक्शन है, ठीक है। इसमें कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, ठीक है। ये निबंध है, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यहाँ हम चिंतामणि को देखेंगे। फिर निबंध निलय, निबंध का दूसरा निबंध डॉक्टर सत्येंद्र बालकृष्ण प्रेमचंद्र गुलाब राय हजारी प्रसाद द्विवेदी राम प्रसाद शर्मा अज्ञेय कुबेरनाथ राय, यानी कि इसमें काफी सारे रचनाकारों का पूरा निबंधों का एक संकलन है ये निबंध निलय करके, जिसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है उपन्यासों को, जिसमें हम प्रेमचंद्र का गोदान, और उसी प्रकार से प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, जो कि अमृत राय ने इसको संकलित किया है, ठीक है। प्रेमचंद्र की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियों का 13 कहानियों का संकलन है प्रेम मंजूषा नाम की पुस्तक में, उसको अमृत राय ने संकलित किया है। और उसके साथ साथ प्रेमचंद्र का गोदान हमें पढ़ना है, जो कि एक उपन्यास है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है दूसरा उपन्यास, जो है यशपाल का दिव्या। उसके बाद हमें फणीश्वर नाथ रेणु, यहाँ कणीश्वर लिखा है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर, ठीक है। ये फणीश्वर नाथ रेणु है, जिनका मैला आंचल पढ़ना है हमें। ये भी एक उपन्यास है, एक उपन्यास गोदान, दूसरा दिव्या, तीसरा मैला आंचल, चौथा मन्नू भंडारी का महाभोज, ओके। उसके बाद राजेंद्र यादव, जो कि मन्नू भंडारी के हस्बैंड हैं, ठीक है। मन्नू भंडारी उनकी वाइफ है, जिन्होंने महाभोज उपन्यास लिखा, यही सच है कहानी लिखा, ठीक है। काफी बहुत ही फेमस और काफी महान लेखिका रही मन्नू भंडारी। उन्हीं के हस्बैंड राजेंद्र यादव, जिन्होंने एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियों को संकलित किया। लगभग 20 से 21 कहानियां एक दुनिया समानांतर में हैं। और अगर आप जीवन को एक नए ढंग से जीना चाहें, तो अगर आप हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते, तब भी आपको एक दुनिया समानांतर की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपकी लाइफ को जीने की दिशा ही बदल देंगे, एक सोचने का नज़रिया ही बदल देंगे। राजेंद्र यादव की संकलित पुस्तक एक दुनिया समानांतर में 20 से 21 कहानियों का पूरा संकलन है, जिसमें टूटना, यही सच है, बादलों को घेरते देखा, टूटना, बूढ़ी काकी, यही सच है, और काफ़ी सारी ऐसी कहानियां हैं।
लगभग 21 कहानियां हैं इसमें, जिसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। और जब हम एक दुनिया समानांतर को पढ़ेंगे तो हम उसकी एक एक कहानियों की समीक्षा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे एक एक करके, और फिर उनके ऊपर जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा रहा हमारा सिलेबस, जिसमें हमने एक एक करके हर एक चीज़ पर डिस्कशन किया। एक बार हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि हमने पूरा सिलेबस में क्या क्या देखा। ठीक है, तो बाकी जो खंड रहा जो मैंने डिस्क्राइब किया वो आप लोगों ने समझा ही होगा, आई होप। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य की पाठ्यक्रम में हमने सबसे पहले खंड 1 में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास देखा, हिंदी भाषा का इतिहास खंड क में पेपर 1 के। उसके बाद पेपर 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास देखा कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य में ही हमने चारों कालों, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के ऊपर हमने देखा किसको किसको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर हमने कथा साहित्य में हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी को देखा, नाटक और रंगमंच को देखा, उसके सिलेबस को। उसके बाद हमने हिंदी में आलोचना यानी समीक्षा को देखा, उसका सिलेबस। फिर हमने ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत को समझा। फिर पेपर 2 जिसमें हमने पद्य खंड, इसमें हमने सभी को एक एक करके देखा। उसके बाद काव्य खंड को हमने देखा, ये है हमारा पद्य खंड यानी काव्य खंड। इसमें हमने एक एक करके सबको देखा किसकी कौन सी रचना हमें पढ़नी है। उसके बाद हमारा खंड ख आता है, जिसमें हम पूरी जितने भी गद्य खंड हैं, ठीक है, जितने भी नाटक हैं, जितने उपन्यास हैं, निबंध है और जितना कहानी है, उस जो हमको पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना है, किन की रचनाओं को, ये हमने देखा। तो इस प्रकार से आई होप आप सभी को हिंदी भाषा, हिंदी वैकल्पिक विषय का, हिंदी साहित्य का सिलेबस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से सिलेबस को डिस्क्राइब कर सकूं, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम अपने नए क्लास में किसी दूसरे टॉपिक से। जल्द ही हम अपना हिंदी साहित्य का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आगामी 2-3 हफ्तों में हम इसका बैच स्टार्ट कर देंगे। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको डे बाय डे देते रहेंगे। जैसा भी इसमें जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी इसकी रहेगी, उसके हिसाब से आप इसमें निर्णय ले सकते हैं। तो आई होप वैकल्पिक विषय से संबंधित आपकी सभी जो भी भ्रांतियाँ रही हों वो दूर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।